वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर डिस्कस करेंगे और ये आपका हम फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सैम्पल पेपर। एंड आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपका एक ही वीडियो के अंदर हम आपका पूरा पेपर कंप्लीट करा पाए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। एंड आप सभी को, अगर जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं कि यह है क्या, तो ये आपके लिए, हम इसे आप क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं या आप इसे सैम्पल पेपर कह सकते हैं। जो आपका एग्जाम होने वाला है को उसके लिए हम आपको पेपर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये खुद बना के हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे कर पाए और एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। तो इस पेपर की बात करें, अगर हम 3 घंटे होंगे आप सभी के पास टाइम पेपर करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहता है इसका 70 नंबर का पेपर रहता है। तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ये टाइप गलत हो रखा है। तो 70 नंबर का पेपर रहेगा आपका एंड आपके पास 3 घंटे होंगे इस पेपर को करने के लिए। आइए इसके सामान्य निर्देश को समझ लेते हैं कि आपका जो पेपर आएगा उसके अंदर पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि पैटर्न है, 5 सेक्शंस के अंदर आपका पूरा पेपर दिया रहेगा जिसके अंदर टोटल 37 यानी 37 क्वेश्चन होंगे। फिर यहाँ पे सेक्शन वाइज बताया गया है, जैसे कि सेक्शन ए यानी खंड ए, इसके अंदर 1 से 18 तक जो क्वेश्चंस होंगे सभी 1-1 नंबर वाले होंगे और ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सेक्शन बी की बात करें, 19 से लेकर 24 तक क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, जो कि 2-2 नंबर के होंगे। और एक चीज नोट कर लेनी है आपको कि इसमें बोला गया है कोई भी 5 आपको करने हैं, यानी यहाँ पे 5 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2-2 नंबर वाले, और उनमें से आपको कोई 5 करने होंगे। सेक्शन सी की बात करें, 25 से 30 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे ये सभी 3-3 नंबर वाले होंगे और इसके अंदर भी आपको कोई 5 ही क्वेश्चन हल करने हैं। सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी के अंदर 31 से लेकर 33 तक जो क्वेश्चंस होंगे ये सभी 4-4 नंबर वाले होंगे और ये केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसके अंदर भी आपको विकल्प अंदर देखने को मिलेंगे, तो वो आप जब क्वेश्चन पे आएंगे आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन ई, जिसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 34 से 37 यानी 34 से लेकर 37 तक जो क्वेश्चन होंगे ये सभी 5-5 नंबर वाले होंगे और इसमें भी आपको कोई 3 ही हल करने को बोला गया, यानी यहाँ पे 3 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो ये है आपका पेपर का सामान्य निर्देश, जिसके अंदर आपको पूरा पैटर्न बता दिया जाता है कि आपका पेपर किस तरह से पूछा जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी आप इसे एक बार इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर दोनों ही मीडियम में हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 18 कैरिंग 1 मार्क ईच क्वेश्चन होंगे एंड जो क्वेश्चन होंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 19 to 24 कैरिंग 2 मार्क ईच एंड आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, अटेम्प्ट एनी 5। सेक्शन सी 3 मार्क ईच क्वेश्चन रहेंगे, अटेम्प्ट एनी 5। सेक्शन डी, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 31 to 33 है ये होंगे 4 मार्क ईच क्वेश्चन और ये होंगे आपके केस स्टडी क्वेश्चन। एंड लास्ट जो सेक्शन है इसमें आपका 34 to 37 कैरिंग 5 मार्क्स ईच एंड आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके होंगे इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शंस। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए पेपर में आगे बढ़ते और डिस्कस करते हैं। से लेके आपका 18 तक जो क्वेश्चन रहेगा ये सभी 1-1 नंबर वाले एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सेक्शन ए डिस्कस करते हैं, यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो खेलो इंडिया जो शीतकालीन खेल है सबसे पहले आपको बताने कहाँ आयोजित हुआ था। 2020 के अंदर जो है सबसे पहले हुआ था एंड कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, लेह और गुलमर्ग में, शिमला में, मनाली, चमोली व औली में या श्रीनगर में। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है 2020 के अंदर जो है ये लेह और गुलमर्ग में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर निकल कर आपका ऑप्शन जो ए है वो ठीक हो जाएगा। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखेंगे, वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है हेल्ड, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा, 2020 के अंदर जो है आयोजित किया गया। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गामक विकास या सर्वांगीण विकास। तो ऑप्शन आपका डी निकल कर आ जाएगा सही, सर्वांगीण विकास जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। जो आपका शारीरिक शिक्षा आप सब्जेक्ट पढ़ते इसका क्या लक्ष्य है, सर्वांगीण विकास, यानी सभी क्षेत्रों में जो है आपका विकास हो सके, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट आर द गोल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया जो इंग्लिश मीडियम में है।
ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रशिक्षण के क्षेत्र क्या है? पार्क, योगा, फिटनेस, होटल, स्पोर्ट्स क्लब या उपरोक्त सभी। प्रशिक्षण का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक तरह से आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके क्षेत्र कहाँ है, यानी कहाँ कहाँ किया जा सकता है? पार्क में, ठीक है, योगा जो है पार्क में किया जा सकता है, होटल में भी, स्पोर्ट्स क्लब में भी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। जो वर्कआउट है, यानी प्रशिक्षण मतलब क्या है, एक तरह से आप वर्कआउट कह लो, एक्सरसाइज कह लो, उसका क्षेत्र क्या है, तो यहाँ कर सकते हैं आप। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे इस क्वेश्चन को, व्हाट आर द एरियाज ऑफ ट्रेनिंग। देखिए एरियाज का मतलब आप समझ जाएंगे, एरियाज ऑफ ट्रेनिंग क्या है, पार्क में भी हो सकता है, होटल में भी, स्पोर्ट्स क्लब में भी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ द अबव, ये राइट आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है पैरालंपिक के बारे में पूछा गया है। पैरालंपिक जो खेल है, किन खेलों के समापन के तुरंत बाद जो है आयोजित किया जाता है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, एशियन गेम्स, सेफ गेम्स, ओलंपिक गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स। पैरालंपिक के बारे में पूछा गया है कि इनमें से जो है कौन सा खेल है, पैरालंपिक खेल के बाद जो है कौन सा खेल जो है आयोजित किया जाता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी, ओलंपिक जो गेम्स होता है इसके तुरंत जो है पैरालंपिक खेल जो है उसके समापन के बाद, जब ये खत्म हो जाता है ये वाला गेम, इसके बाद जो है ओलंपिक जो है खेला जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ओलंपिक गेम्स जो है राइट आंसर आ जाता है, ऑप्शन सी। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें, द पैरालंपिक गेम्स आर जो हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ विच गेम्स। तो राइट आंसर जो है ओलंपिक गेम्स, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ओलंपिक के बारे में कि ओलंपिक के जो प्रतीक में कितने छल्ले होते। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अगर ओलंपिक के, तो 3 ऐसे आपको छल्ले देखने को मिलेंगे, ठीक है, एंड 2 आपको छल्ले ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये ओलंपिक का जो है छल्ले, इसमें 5 छल्ले इसमें दिखाए गए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, 5। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक जो है एम्बलम। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय ओलंपिक के बारे में पूछा गया है कि उसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, 1968 में, 1972 में, 1927 में या 1970 में। तो भारतीय ओलंपिक जो संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखेंगे, व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है एस्टेब्लिश्ड। तो या राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका समकालिता पूछा गया, एक शब्द है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो समकालिता का दूसरा शब्द जो है गति है, समन्वय है, शक्ति है, सहन शक्ति है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, समन्वय जो है इसका दूसरा नाम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इसको देखें, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ जो है साइक्रोनिसिटी। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन, जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गति, सहन शक्ति, शक्ति या लचक। तो लंबे समय तक बोला गया है, लंबे अंतराल तक जब हम किसी शक्ति का विरोध करते हैं तो उसकी क्षमता को क्या कहते हैं? अब मान लीजिए कि आप जो है 50 किलो का वजन उठा रखे, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक आप इसको उठा रखे, तो ये क्या है? आपकी सहन शक्ति को दिखा रहा है, यानी ऑप्शन जो बी है सहन शक्ति, वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सहन शक्ति। आगे आते हैं हम इसको, अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट इज एबिलिटी टू रेसिस्ट अ फोर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड, जो है ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्टेमिना कहा जाता है इसे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अभिकथन क्या दिया हुआ है, लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को हिला नहीं सकते। ये बात ठीक है, जिनको लकवा लग जाता है वो जो है अपने शरीर के जो भाग है, पार्ट है, उसको नहीं हिला पाते। कारण क्या है? उन्होंने अपने शरीर के अंगों की ताकत पैदा करने की क्षमता खो दी। तो ये दोनों ही सही है एंड इसकी ये सही व्याख्या कर रहा है। यानी इसमें देखिए अगर हम ऑप्शंस में
तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ए। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है पैरालाइज्ड पर्सन कैन नॉट मूव देयर बॉडी पार्ट्स। रीजन क्या दिया हुआ है? दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ देयर बॉडी पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। 10वां पूछा गया डेफ ओलंपिक के बारे में। उस खेल की शुरुआत कब हुई थी? डेफ ओलंपिक के खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा 1924 से जो है डेफ ओलंपिक जो खेल है उसकी शुरुआत हो गई। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10वां भी हो जाएगा। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें हम, व्हेन डिड द जो डेफ ओलंपिक है गेम्स स्टार्ट, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 1924 से। ठीक है, डेफ ओलंपिक जो है इन खेलों की शुरुआत हो गई थी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। 11वां पूछा गया है, मुझे जीतने दो लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। ये शपथ किन खेलों में ली जाती है? विशेष ओलंपिक भारत में, डेफ ओलंपिक में, पैरालंपिक में या एशियाई खेल में? तो राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, विशेष ओलंपिक जो भारत होता है, ठीक है, इसके अंदर ये शपथ लिया जाता है। एक तरह से ये इसकी लाइन है विशेष ओलंपिक भारत की, कि अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे क्या है, प्रयास में बहादुर होने दो, ये बोला गया है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसे देखें, लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी द ब्रेव इन द एफर्ट इन विच स्पोर्ट्स इज दिस ऑथ टेकन। तो स्पेशल ओलंपिक इंडिया, ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। SOI बोल दीजिए आप शॉर्ट फॉर्म। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया है, समावेश की आवश्यकता क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया है, CWSN के सामाजिक विकास के लिए, गामक कौशलों में वृद्धि के लिए, शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए या उपरोक्त। समावेश की आवश्यकता क्या है यहाँ पे पूछा गया है, एंड इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समावेश की आवश्यकता इन रीजन से हम उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इसे ही देखिए आप, व्हाट इज द नीड ऑफ जो है इंक्लूजन, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13वां। पूछा गया है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विकलांग का, भिन्न क्षमता युक्त, दिव्यांग या उपरोक्त सभी। तो आपने बसों के अंदर भी देखा होगा दिव्यांग का यूज किया जाता है। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बसों में भी आपने देखा होगा या मेट्रो में अगर आपने सफर किया वहां भी देखा होगा दिव्यांग जनों के लिए सीट है, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, एंड 13वें क्वेश्चन को ये अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, विच टर्म इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो यहाँ पे डिसेबल्ड, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, डिसेबल्ड। ठीक है, आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, योग सूत्र की रचना किसने करी? वेद व्यास ने, स्वामी विवेकानंद ने, बाबा रामदेव ने या महर्षि पतंजलि ने? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी, महर्षि पतंजलि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे जो आपका योग सूत्र है उसकी रचना किसने करी? तो महर्षि पतंजलि ने। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, हु कंपोज द योगा जो है सूत्रा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका महर्षि पतंजलि, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। प्राणायाम के घटक पूछे गए कि घटक है कितने हैं, 2 है, 3 है, 5 है या 7 है? तो इसके जो है 3 घटक है, यानी 3 इसके जो है घटक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां हो गया आपका, एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जो है प्राणायाम, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, यौगिक क्रियाएं कितनी है? तो योग के बारे में आपने पढ़ा होगा, योग क्रियाएं कितनी है? टोटल 6 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हाउ मेनी जो है कंपाउंड वर्ब्स ऑफ देयर, तो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, SIX 6, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के मुख्यालय के बारे में पूछा गया है कि कहाँ है? तो वो आपका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में?
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। स्विट्जरलैंड में जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो है स्विट्जरलैंड आ जाएगा आपका। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो संघ है उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। इंग्लिश मीडियम में देखिए, वेयर इज द मेन ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक जो है एसोसिएशन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां पूछा गया है, बंदूक और सीटी का प्रयोग कौन से खेलों में नहीं किया जाता है? कॉमनवेल्थ गेम्स में, डेफ ओलंपिक में, पैरालंपिक में या विशेष ओलंपिक भारत में? बंदूक और सीटी का प्रयोग कौन से खेल में नहीं किया जाता है? देखेंगे आप, खेल जब स्टार्ट होता है तो या तो बंदूक जो है गोली चलाकर ऊपर की तरफ या सीटी से, ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा खेल है जिसमें यूज नहीं होता? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। डेफ ओलंपिक के अंदर जो है ये ऐसा नहीं होता है, इसमें जो है ना सीटी बजाई जाती है ना ही गोली चलाई जाती है, ठीक है, यानी बंदूक का प्रयोग नहीं किया जाता। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इन विच स्पोर्ट्स गन एंड जो है पिस्टल्स आर नॉट यूज, तो राइट आंसर जो है डेफ ओलंपिक ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक हमने जो डिस्कस किए क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक, ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको पहले सेक्शन ए का पैटर्न समझ आ गया कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पेपर में। पहले सेक्शन में हमने डिस्कस किया 1 से 18 तक एमसीक्यू क्वेश्चन एंड अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। सेक्शन ए 1 से 18 तक हमने डिस्कस कर लिया। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी आपका जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पैटर्न समझा था, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में रहेगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19वां पूछा गया है, सामाजिक सामंजस्य उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। सामाजिक सामंजस्य उद्देश्य के बारे में लिखिए। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक गुण जैसे नेतृत्व हो गया, अनुशासन हो गया, ईमानदारी हो गया, समाजीकरण हो गया, नियमों के अंतर्गत रहना इत्यादि सामाजिक गुणों का विकास होता है, ठीक है। इनके उद्देश्य क्या है? जैसे एक तरह से एक तो नेतृत्वकर्ता बनाते हैं, अनुशासन हो गया, ईमानदारी, समाजीकरण, नियमों के अंतर्गत रहना, ये क्या है? सामाजिक गुणों के विकास के से ही होता है। अगर इसको इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जो है क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है सोशल क्वालिटीज लाइक लीडरशिप हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, सोशलाइजेशन, लिविंग अंडर रूल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। आगे की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 20वां पूछा गया है, क्या ओलंपिक प्रतीक के छल्लों का रंग किसी एक महाद्वीप का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है नहीं। ओलंपिक जो हमने अभी छल्ले आपको दिखाए थे, कुछ 5 इस तरह से छल्ले होते हैं, चिपके होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ओलंपिक प्रतीक के छल्लों का रंग किसी एक महाद्वीप को व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता है, तो नहीं, ये 5 महाद्वीप को करता है। जैसे नहीं, ओलंपिक चार्टर के द्वारा ओलंपिक प्रतीक के रिंग के छल्लों का रंग नीला, काला, लाल, पीला व हरा सभी महाद्वीपों की एकता को दर्शाता है, ना कि व्यक्तिगत किसी एक महाद्वीप के लिए कोई विशेष रंग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डज द कलर ऑफ द रिंग्स इन द ओलंपिक एम्बलम रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट? नो, बाय द ओलंपिक जो है चार्टर द कलर्स ऑफ द रिंग ऑफ द ओलंपिक एम्बलम ब्लैक, blue, black, red, yellow and green represent the unity of all continents and not a specific color of an individual continent, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। कपालभाति प्राणायाम के बारे में पूछा गया है, या इसको यौगिक क्रिया क्या है आपसे पूछा गया है। तो कपालभाति यौगिक क्रिया है जो मस्तिष्क के अग्र भाग के शुद्धिकरण, यानी मस्तिष्क के आगे के भाग जो है उसके शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक के माध्यम से कार्य करता है। कुछ लोगों का मानना है कि योग को सामान्य देखकर भी सीख सकते हैं, इस योग को सामान्य देखकर भी सीख सकते हैं। तो ये है आपका कपालभाति यौगिक क्रिया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इस कपालभाति प्राणायाम और यौगिक क्रिया कमेंट में आपको बताना है। यहाँ पे बोला गया, कमेंट करिए। एंड कपालभाति इज अ योगिक प्रैक्टिस दैट वर्क्स थ्रू ब्रीथिंग टेक्निक्स टू प्यूरिफाई द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। Some people believe that yoga can also be learned by looking at the ordinary। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। पद्मासन करने से पहले कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो अगर घुटने में दर्द हो रहा हो तो इसे हमें नहीं करना चाहिए। टखने के दर्द में जो है ना करना चाहिए, और साइटिका या कमर दर्द में भी नहीं करना चाहिए। तो ये है सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर हमें घुटने में दर्द हो रहा हो, टखने में दर्द हो रहा हो, साइटिका या कमर में दर्द हो, तो ये पद्मासन जो है हमें नहीं करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में देखिए, अगर हम
वर्ड जो है प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर डूइंग जो है पद्मासन, ठीक है। तो डू नॉट डू इन नी पेन, डू नॉट यूज इन जो है एंकली पेन, यहाँ पे डू नॉट यूज इन साइटिका बैक पेन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यूथ ओलंपिक क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो यूथ ओलंपिक क्या है, ये ओलंपिक भी IOC द्वारा जो है आयोजित होते हैं। 2010 सिंगापुर में जो है ये हुए थे। एंड ये ओलंपिक जो है हर 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। इन खेलों में उम्र सीमा जो है 14 से लेकर 18 वर्ष तक है। ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन दोनों में यूथ ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसको अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब व्हाट इज यूथ ओलंपिक, तो दीज ओलंपिक आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय IOC, यानी यहाँ पे IOC के द्वारा ही इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टार्टेड इन 2010 में इन सिंगापुर। These Olympic are held every 4 years. The age limit in these games 14 to 18 years. Youth Olympic are held in both summer and winter. तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। योग निंद्रा के बारे में पूछा गया है, क्या अर्थ है। तो योग निंद्रा का अर्थ होता है जिसमें हम जागते हुए सोते हैं। जैसे सोने और जागने के जो बीच का पॉइंट है उसे ही योग निंद्रा कहा जाता है। सोने व जागने के बीच की स्थिति योग निंद्रा है। इसे स्वप्न और जो है जागरण के बीच की स्थिति होती है, यानी जागने के बीच की स्थिति हो सकती है। यह झपकी जैसा होता है, या कहे कि अर्ध चेतन जैसा। जैसा देखा होगा आपने, आपको अगर झपकी सी आ रही है तो इसे आप योग निंद्रा कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय योग निंद्रा, एक्शन टू यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। व्हाट इज मीन्ड बाय जो है योग निंद्रा आपको बताना। तो योग निंद्रा मीन्स स्पिरिचुअल स्लीप। दिस इज द स्लीप इन विच टू स्लीप वाइल अवेक। योगा निंद्रा इज द स्टेट बिटवीन स्लीप एंड जो है wakefulness. It can be a state between dream and awaking. It is like a blink, or to say that it is like a subconscious, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी आपका कोई डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी, ठीक है। कृष्णा साहनी 08 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहां से कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या क्लास 11th के बच्चों के लिए हमने जो है क्लास 11th के ग्रुप बना रखे हैं, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11th 1 2 3 4 करके हमारा जो है ग्रुप है, तो वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं आप। आपके लिए ग्रुप बनाया गया, वहां 2000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है। अगर आप होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। आइए क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका 25 पूछा गया है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पूछा गया है कि शिक्षण करियर के बारे में आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षण करियर को अगर हम देखें तो हम क्या है, एक तो टीचर बन सकते हैं। टीचर भी कैसे कैसे, जैसे प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी स्कूल के, माध्यमिक स्कूल के टीचर्स बन सकते हैं, हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जैसे स्कूल्स या कॉलेज कह लीजिए, यहाँ पे हम जाकर जो है पढ़ा सकते हैं। यानी शिक्षण करियर के बारे में पूछा गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी शारीरिक शिक्षा को एक व्यावसायिक क्षेत्र जो है माना जा चुका है। ये करियर उनके लिए उचित है जिनकी रुचि क्या है, शिक्षण करियर में होती है। शारीरिक शिक्षा शिक्षण करियर के अंतर्गत अध्यापकों को बहुत से स्तर पर कार्य अध्यापन का मौका देता है। जैसे प्राइमरी स्कूल हो गया, माध्यमिक स्कूल हो गया, हाई हाई स्कूल हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। यहाँ इस क्षेत्र में जो है काम कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे, एक्सप्लेन टीचिंग करियर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए हम फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं, लाइक प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल टीचर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर, कॉलेज एंड और यूनिवर्सिटी टीचर भी बन सकते हैं। तो ये करियर विकल्प है आपके सामने, मतलब आप जो शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग करियर बना सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 26 है, स्पेशल ओलंपिक क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो है आयोजित होने वाला ये खेल भी 4 वर्ष के अंतराल में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। यानी दिव्यांग के लिए यह किया जाता है, जो कि 4 वर्ष के बाद होता है। इन विशेष ओलंपिक का श्रेय जो है केनेडी श्राइवर को दिया जाता है। केनेडी श्राइवर US राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की बहन थी। जॉन F कैनेडी जो है एक राष्ट्रपति था, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति था। उसकी जो सिस्टर थी, बहन थी, केनेडी श्राइवर, उसको ये श्रेय जाता है। ये खेल 1968 में शुरू हुआ था एंड 172 देशों के 50 लाख खिलाड़ियों को
मुकाबले व प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ विश्व भर में 1 लाख जगह आयोजित होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल ओलंपिक जो है ये है हो जाएगा आपका कि एक तो 4 साल बाद होते हैं, ये जो है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। इसका विशेष ओलंपिक का जो श्रेय दिया जाता है वो केनेडी श्राइबर को दिया जाता है, जो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी उनकी सिस्टर थी। ठीक है, ये चीजें लिख सकते हैं आप। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। डिस्क्राइब व्हाट द स्पेशल ओलंपिक दीज गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड फॉर जो है डिसेबल्ड प्लेयर्स एट एन इंटरनल इंटरवल ऑफ 4 years. द क्रेडिट ऑफ दीज स्पेशल ओलंपिक गोज टू किडनी श्रीवर। ठीक है, एंड किडनी श्रीवर यूएस was the sister of President John F. Kennedy. These games started in 1968. It is organized at 1 lakh venues across the world, providing competition and training to 50 lakh players from 172 countries. तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। स्वास्थ्य सकारात्मक जीवन शैली के महत्व के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। स्वास्थ्य सकारात्मक जीवन शैली कैसी होगी, उसके बारे में महत्व के बारे में बताना है। तो लंबी आयु होगी, ठीक है, आयु में दीर्घ वृद्धि होगी। अगर स्वस्थ रहेगा सकारात्मक तो जीवन शैली के महत्व का आपको बारे में उसको बताना है। तो क्या होगा, आयु में दीर्घ वृद्धि, इससे आयु में दीर्घ वृद्धि होती है जिससे व्यक्ति के बूढ़ा होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा बूढ़े व्यक्ति की शक्तिशाली और स्वस्थ बने रहने में सहायता मिलती है। आगे देखिए हम, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है, इससे शरीर की ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली वाला व्यक्ति के शक्तिशाली और स्वस्थ बने रहने में सहायता मिलती है। आगे हम देखिए, अवसाद को कम करने में सहायक होता है। एक स्वस्थ जीवन शैली शरीर को स्वरूप शरीर की मनोदशा को नियमित करने वाले अंतःस्राव यानी हार्मोन के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे यह अवसाद को कम करता है। आगे देखिए, शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि होती है, इससे पेशियों के बेहतर समन्वय में सहायता मिलती है, जिससे जीवन और अधिक सरल बन जाता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, इसमें एक स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति की पुष्टि के स्तर में बढ़ोतरी होती है। इसकी प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति की अधिक जो है आत्मविश्वास और सचेत हो जाती है। तनाव से लड़ने में भी सहायक होता है। स्वास्थ्य जीवन शैली से व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक शक्ति में वृद्धि होती है और तनाव का मुकाबला करने में सहायक होता है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य सकारात्मक जो जीवन शैली उसका क्या क्या महत्व है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक तो आयु में दीर्घ वृद्धि होगी। ज्यादा नंबर का क्वेश्चन अगर आए तो आप लिख देना जितने क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे 5 नंबर का पूछा गया तो 5 पॉइंट लिख देना, 3 नंबर का पूछा गया तो 3 नंबर लिख देना। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हेल्दी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग इंक्रीज इन लाइफ स्पैन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से इसकी। इंक्रीज इन एनर्जी लेवल, ठीक है, इंक्रीज होता है एनर्जी लेवल। हेल्पफुल इन जो है रिड्यूसिंग जो है डिप्रेशन। इंक्रीज इन लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। हेल्पफुल इन फाइटिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख सकते हैं आप इसमें। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सब हेडिंग्स आपको दिखा दे रहा हूँ पढ़ के। आप देख सकते हैं, बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो पढ़ सकते हैं पूरा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। रूपांतरित जो शारीरिक शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के कई उद्देश्य है, जिसके अंदर जो है शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, गामक कौशलों का विकास करना, खिलाड़ी के आत्म सम्मान को विकसित करना है, शरीर यांत्रिकी के ज्ञान का विकास करना है, खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना है, खिलाड़ियों की जो शारीरिक पुष्टि है उसको विकसित करना है, सामाजिकरण को विकसित करना है, खेल भावना में बढ़ोतरी, विभिन्न खेलों के प्रति अभिप्रेरित करना है। तो आप जो भी हो, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो 5 पॉइंट आपको जो है लिख देने हैं। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, क्या क्या उद्देश्य है उसके आप लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। लिस्ट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडिफाइड फिजिकल एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। टू प्रोवाइड सर्विस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, टू डेवलप कम्युनिकेटिव स्किल्स हो गया, डेवलप द सेल्फ स्टीम ऑफ द प्लेयर हो गया, डेवलप नॉलेज ऑफ बॉडी जो है मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इंक्रीज एक्टिव जो है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हो गया, डेवलप द फिजिकल फिटनेस ऑफ द प्लेयर्स हो गया, डेवलप जो है सोशलाइजेशन, इंक्रीज स्पोर्ट्समैनशिप टू मोटिवेट टुवर्ड्स वेरियस स्पोर्ट्स। तो ये पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आएंगे। इसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है,
गरुड़ासन करने से पहले कौन कौन सी जो सावधानियां हैं वो हमें बरतनी चाहिए। तो गरुड़ासन जो है करते समय उससे पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर घुटने में दर्द हो, ठीक है, घुटने में दर्द हो रहा हो तो इस आसन को ना करना चाहिए। जिन लोगों की कोहनी में दर्द की समस्या है तो उन लोगों को यह जो है मुद्रा नहीं करनी चाहिए। गरुड़ासन को करने से पहले गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपके कंधे या कलाई में चोट है तो भी इस आसन को ना करें। इस आसन को करते समय गिरने से बचने के लिए दीवार का सहारा लेकर इस आसन को करने के लिए बोला गया। तो ये 5 पॉइंट है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बिफोर डूइंग जो है गरुड़ासन। इफ यू हैव पेन ऑफ और जो है स्टिफनेस इन योर नीज देन डू नॉट डू दिस आसना। People who have elbow pain should not be this posture. Pregnant women should consult a doctor before doing Garudasan. Do not do this asan even if you have injury in your shoulder or wrist. To avoid falling while doing this asan, do this asan by taking the support of the wall. तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। आगे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। ओलंपिक ज्योति या मसाल के बारे में पूछा गया है। तो मसाल का आरंभ जो है सर्वप्रथम सबसे पहले जो हुआ था एम्स्टर्डम में हुआ था 1828 में, कि ओलंपिक खेलों में ये सबसे पहले जो है ज्योति या मसाल जिसे आप कहते हैं यहाँ से शुरुआत हुआ था। इसे ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह से कई महीने पहले जो है प्रज्वलित किया जाता है। एक बार जलाए जाने के बाद जो है ये ज्योति तब तक जलती रहती है जब तक कि ओलंपिक जो खेल है वो चलता रहता है। इसके समापन होने के बाद जो समारोह वाले दिन जो है इसे बुझा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बुझा लिखा है, बुझा दिया जाता है। ठीक है, तो 1828 में इसकी शुरुआत हुई थी एंड जब तक गेम चलता रहता है, जब तक ये जलता रहता है, जब गेम समाप्त हो जाता है, ओलंपिक समाप्त होने के बाद जो इसे बुझा दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डिस्क्राइब व्हाट द ओलंपिक फ्लेम और टॉर्च इज जो है द टॉर्च फर्स्ट स्टार्टेड इन जो है मस्टम happened in the Olympic Games of 1828. It is lit several months before the opening ceremony of the Olympic Games. Once lit, the flame continues to burn as long as the Olympic Games continue and is जो है exit goes on the day of the closing ceremony. तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन देखे ये सभी जो है 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड इसमें जो है अगर आपने पैटर्न देखा हो तो उसमें बोला गया था कि आपको कोई कितने करने, तो वहां पे बता दिया था कोई जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखें 25 से स्टार्ट होकर ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका नीचे की तरफ चलते देखते हैं करीब 30 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें से बोला गया था कोई 5 करने आपको, तो ये कोई 5 इनमें से आपको करने होंगे। आगे हम आते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी जो है आपका ये रहता है केस स्टडीज वाले क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। जैसे 31 क्वेश्चन है, ये आपका केस दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। इस केस में आपको बहुत कुछ हेल्प नहीं मिलेगा, चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो जब भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने कौन से ओलंपिक खेल सुझाए जिसमें विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक, शीतकालीन ओलंपिक या डेफ ओलंपिक। तो जो विद्यार्थी भाग ले सकते हैं वो है पैरालंपिक। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका जो पैरालंपिक वाला है उसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने तरह के दिव्यांगता वर्ग जो है पैरालंपिक में भाग लेने के लिए मान्य है। तो 10 तरह के जो दिव्यांग है, जैसे कि किसी का आप देखेंगे जो भी 10 तरह के दिए हुए, जैसे किसी का हाथ नहीं होगा, क्या पता किसी का पैर नहीं होगा, तो ऐसे 10 तरह के दिव्यांग वर्ग है जिनको जोड़ा गया। ये 10 तरह के जो है भाग ले सकते हैं पैरालंपिक में। ठीक है, तो ये आपका 10 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कौन सी भारतीय संस्था जो है मुख्य कार्य करती है। स्पेशल ओलंपिक भारत, स्पेशल ओलंपिक इंडिया, इंडिया स्पेशल ओलंपिक, भारत स्पेशल ओलंपिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। स्पेशल ओलंपिक जो है भारत, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये जो है करती है काम दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। ऑप्शन ए आपका निकल कर आ जाएगा राइट आंसर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी स्थापना पूछिए कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, हमने डिस्कस भी किया था 1927 में जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसके अंदर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसको अगर आप
हमने ये जो है पूरा का पूरा हिंदी में देखा। एंड इसी को अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में आपका नीचे दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ओलंपिक स्पोर्ट्स डिड द फिजिकल टीचर सजेस्ट इन विच द स्टूडेंट कुड पार्टिसिपेट। तो पैरालंपिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन देखें हम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी कैटेगरीज आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन पैरालंपिक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। 10 तरह के डिसेबिलिटी को जो है कैटेगरीज है जो पार्टिसिपेट कर सकती है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डज द मेन वर्क फॉर डिसेबल्ड जो है प्लेयर। तो स्पेशल ओलंपिक इंडिया, SOI, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो एस्टेब्लिश हुआ था, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 1927। ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला जो हमने केस बेस्ड वाले जो क्वेश्चन देखे, ये पहला हो गया 31 क्वेश्चन। आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 32। ये आपका केस दिया हुआ है एंड इसमें जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, खेलो इंडिया 2020 में कितने खेल शामिल थे। तो इसके अंदर जो है 2020 के अंदर टोटल 20 गेम्स जो है वो शामिल थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि वहीं पे आप सर्च करेंगे तो 2020 लिखा मिलेगा, 18 मिलेगा। बाकी इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2017 और 18 में जो है करीब किया गया था। एंड इसमें जो है अगर ऑप्शन में अगर आपका 2017-18 करके दिया हो तब जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी अगर क्लिक करना हो तो 2017 में, 2017 या 18 इनमें से आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी इसके बीच का टाइम दिया हुआ मिलता है अगर हम सर्च करते हैं। खेलो इंडिया की शुरुआत जो है आप 2000, अगर आपको सेलेक्ट करना हो कोई एक तो आप 2018 सेलेक्ट करना। इस समय जो है इंदिरा गांधी जो एक स्टेडियम है वहां पे जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है अगर सही सही हो तो। बाकी 2017-18 भी कहा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कितनी छात्रवृत्ति राहुल को प्राप्त हो सकती है। हाँ, ये आप जाएंगे ऊपर की तरफ एंड इसको पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी ने खेलो इंडिया 2020 खेलों में स्वर्ण पदक जीता। स्कूल में उनका स्वागत हुआ। प्रधानाचार्य ने उन्हें स्टेज पर भाषण के लिए आमंत्रित किया। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता 2020 में। स्कूल में उसका स्वागत हुआ, प्रधानाचार्य ने उसे स्टेज पर भाषण के लिए आमंत्रित किया। अब यहाँ पे बोला गया है कितनी छात्रवृत्ति राहुल को प्राप्त हो सकती है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 5 लाख 8 साल तक जो है हर साल इनको जो है प्राप्त हो सकती है राहुल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स अब किस नाम से जाना जाता है। खेलो इंडिया जो स्कूल गेम्स है, पहले स्कूल गेम्स करके नाम था इसका, जो कि चेंज करके जो है इसका नाम कर दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये 2019 के अंदर चेंज करके कर दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। एंड ये वाला क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है हिंदी में। इंग्लिश में देखें हम तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड इन जो है खेलो इंडिया 2020। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 गेम्स जो इसके अंदर इंक्लूड है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड खेलो इंडिया स्टार्ट। तो राइट आंसर निकल कर मैंने आपको बताया जैसे 17-18। बाकी राइट आंसर अगर एक सेलेक्ट करने को हो तो 2018 आपको सेलेक्ट करना है। आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ मेनी स्कॉलरशिप कैन राहुल गेट। तो 5 लाख एवरी ईयर फॉर 8 ईयर्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हम, बाय व्हाट नेम इज खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नो नाउ नॉन। जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके समय जाना जाता है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। तो ये आपका 32वां क्वेश्चन भी हो गया है। 33वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 33वां भी आपका जो है, अब इसके अंदर आपका पूरा का पूरा केस बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है एक बड़ा दे रखा है, तो इसके अंदर ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, आप इसके अंदर जाएंगे। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। सर दारोबाजी टाटा इस संघ के संस्थापक, प्रधान व डॉक्टर नोरेस जो है महासचिव बने। संस्थापक कौन थे, सर दोराबाजी टाटा, सॉरी। तो ये राइट आंसर आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए, दोराबाजी टाटा। आगे आएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर, ढूंढते हैं इसमें हमें मिलता है कि नहीं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। राइट आंसर हमें 4 वर्ष मिल गया है एंड इसका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए ही इसका भी ठीक है, यानी 4 वर्ष।
ठीक है, आगे चलते हम अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, इस समिति में कितने उप प्रधान शामिल हैं? उप प्रधान के बारे में पूछा गया, देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिए, इस समिति में एक प्रधान 9 उप प्रधान, तो राइट आंसर हमें मिल गया, 9 उप प्रधान शामिल हुए। तो इसके अंदर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही आ जाएगा, 9। आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सर दोराबाजी टाटा के बाद कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे? तो आइए देखते हैं इसमें। सर दोराबाजी टाटा के बाद जो है, यहाँ पे देखेंगे, कुछ समय पश्चात सर दोराबाजी टाटा जी ने अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात पटियाला के महाराजा श्री भूपेंद्र सिंह जी ने अध्यक्ष का पदभार संभाला। तो श्री भूपेंद्र सिंह राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन में महाराजा श्री भूपेंद्र सिंह, ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 हिंदी मीडियम में हमने डिस्कस कर लिया है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में यहाँ से स्टार्ट है आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो राइट आंसर जो है सर दोराबाजी टाटा, ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे की तरफ आएंगे, क्वेश्चन दूसरा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर द ऑफिस बेरियर्स ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इलेक्टेड? ठीक है, तो 4 ईयर्स जो है टाइम पीरियड रहता है। 4 ईयर बाद जो है चुनाव जो है दोबारा होते चुने जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आए, हाउ मेनी जो है ड्यूटी हेड्स ज्वाइन दिस कमेटी? तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑप्शन आफ्टर सर दोराबाजी टाटा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही आ जाएगा, महाराजा श्री भूपेंद्र सिंह। ये आपका हो जाएगा। इसके अंदर आपका अथवा भी दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो है ये डिस्कस किया 33, इसके अंदर आपको और देखने को मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक करना है, बाकी इसमें आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, सर्वप्रथम स्पेशल ओलंपिक इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? आपको जो है सर्वप्रथम स्पेशल ओलंपिक इंडिया बोला गया है, कब शुरू हुआ था? तो 1987 में यहाँ पे बताया हुआ है, सर्वप्रथम स्पेशल ओलंपिक इंडिया की शुरुआत 1987 में की गई। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, अंतरराष्ट्रीय विशेष ओलंपिक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर जो निकल कर आएगा, हम देख लेते हैं एक बार इसके अंदर। यहाँ पे देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय विशेष ओलंपिक का शुभारंभ यूनिस कैनेडी श्राइवर द्वारा जो है किया गया था। तो राइट आंसर निकल कर आपका आ गया है ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, विशेष ओलंपिक भारत कब से इसका नाम रखा गया? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड विशेष ओलंपिक भारत इसका नाम कब से रखा गया? तो ये है आपका आंसर, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन सन 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। तो 2001 में इसका नाम बदलकर जो है विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 2001 आ जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यह विशेष रूप से किन के लिए आयोजित होता है? तो यह किसके लिए होता है? दुर्बलता वाले बच्चे वयस्क के लिए जो है ये आयोजित होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको पैराग्राफ में जाकर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ देखेंगे आप, यह बौद्धिक रूप से दुर्बलता वाले बच्चों या वयस्कों के लिए विशेष रूप से आयोजित होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला भी आपका जो है जो हमने डिस्कस किया केस बेस्ड क्वेश्चन, ये भी खत्म हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में व्हेन वाज स्पेशल ओलंपिक इंडिया फर्स्ट जो है स्टार्टेड? तो 1987, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल ओलंपिक जो स्पेशल ओलंपिक वाज जो है लॉन्च बाय, जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, सिंस व्हेन वाज इट नेम्ड स्पेशल ओलंपिक इंडिया? 2001 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन ए। आगे की तरफ आएंगे, इट इज स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर होम? तो यहाँ पे फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट विद वीकनेस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम में आपके केस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए पूरे, एंड आपका लास्ट जो सेक्शन बचता है, ठीक है, ये आपका लास्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। इसके अंदर आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, जो कि कोई 3 बोला गया था करने के लिए, ठीक है। तो आते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, प्राचीन व आधुनिक खेलों में अंतर व समानता आपसे पूछा गया। तो प्राचीन खेल देखें हम, तो आयोजन होता था सिर्फ यूनान में, ठीक है। अभी के समय देखें हम कभी कहीं भी होता है। आधुनिक आयोजन देखें हम, यानी आज के समय ये विश्व भर में कहीं पर भी हो सकता है। प्रतिभागी यानी भाग लेने वाले खिलाड़ी जो है सिर्फ यूनानी थे, लेकिन आज के समय विश्व में जो है किसी भी कोने से, मतलब किसी भी देश का कोई भी नागरिक जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। धार्मिक त्योहार के रूप में जाना जाता था, लेकिन वैश्विक शांति, वैश्विक बढ़ोतरी के रूप से इसे आगे बढ़ाया गया। इसमें 5 दिन का ये होता था खेल, लेकिन आज के समय ये
16 दिन का होता है। 4 साल में एक बार पहले भी हुआ करता था, आज भी 4 साल में एक बार ही होता है। तो ये इसके अंतर और समानता ये है प्राचीन और आधुनिक खेलों के बारे में, जो कि 5 नंबर में पूछा जा सकता है। आगे की तरफ आएंगे, इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, राइट द डिफरेंसेस एंड जो है सिमिलरिटीज बिटवीन एंशिएंट एंड जो है मॉडर्न स्पोर्ट्स। तो एंशिएंट यहाँ पे लिखा है, मॉडर्न यहाँ पे लिखा हुआ है। एंशिएंट की बात करें तो ग्रीक जो है ओनली जो है ग्रीक में होता था, यहाँ पे पार्टिसिपेट ओनली ग्रीक लोग कर सकते थे। रिलीजियस फेस्टिवल हुआ करता था एक तरह से, ये डे 5 डे का हुआ करता था, वंस इन 4 ईयर्स। ठीक है, ये सेम है दोनों का, बाकी जो है सब अलग है। जैसे इवेंट देखिए एनीवेयर इन द वर्ल्ड होता था, मॉडर्न की बात करें तो पार्टिसिपेंट जो हुआ करते थे सिटीजन ऑफ एनी कंट्री हो सकते हैं। ग्लोबल पीस एंड ग्लोबल ग्रोथ के रूप में इन्हें जो है अब जाना जाता है, इसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ये इसलिए कराए जाते हैं ना गेम की विश्व भर में क्या हो, शांति हो और ग्रोथ हो। डे 16 डेज का होता है अभी के समय, ये 16 डेज का, एंड साल में जो है 4 साल में एक बार होता है। ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरों जोखिमों को कैसे रोका जा सकता है? जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरों को और या जोखिमों को जो है कैसे रोका जा सकता है? जैसे मोटापा, उच्च रक्तदाब, हृदय संबंधी व्याधियों, मधुमेह, कुछ प्रकार के कैंसरों, कब्ज, अवसाद तथा स्वास्थ्य के अन्य खतरों को रोकने में मदद मिलती है। भोजन करने की स्वास्थ्यप्रद आदतें हो गई, यानी इन आदतों से व्यक्ति को उच्च रक्तदाब, हृदय संबंधी व्याधियों, मधुमेह, अस्थि सहिष्णुता, गुर्दे की पथरी, दांतों की बीमारी या कुछ कैंसर के प्रकारों से बचाव नियंत्रण करने में सहायता की जा सकती है। दूरदर्शन टीवी देखने की सीमित अवधि, अनेक अनुसंधानों से पता चलता है कि बच्चों को जो है नियंत्रित रूप से टीवी देखते रहना उनकी बढ़ती हुई मोटापे दर से संबंधित है। इसके शारीरिक क्रियाशीलता में गिरावट आती है। देखिए कैसे हो गया ये टीवी देखने से मोटापा। एक जगह बच्चे बैठ के कई घंटों तक जो है टीवी देखते रहते हैं, और एक जगह बैठना और खाते रहना क्या है, एक तरह से मोटापा होता है उससे। धूम्रपान को त्यागना, एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए धूम्रपान का कोई स्थान नहीं है, उसे शीघ्र छोड़ देना चाहिए। किसी भी रूप में धूम्रपान या तंबाकू सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ता है, जो अनेक हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। पर्याप्त निंद्रा बात की गई है, यानी पर्याप्त निंद्रा में सोना भी स्वस्थ जीवन शैली का एक मुख्य अंग है। विशेषता इससे चित्र वृत्ति, मिजाज जैसे मूड और मनोदशा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छा नींद लेना, चोट से बचाव, स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए घातक दुर्घटनाओं के कारण होने वाली चोटों से बचाव किया जा सकता है। मदिरा की सीमित मात्रा, यानी मदिरा की मात्रा को सीमित करना स्वस्थ जीवन शैली का एक मुख्य भाग। ठीक है, यानी शराब के बारे में बात हुई है। तो ये है जिससे क्या किया जा सकता है, जीवन शैली में बदलाव के द्वारा स्वास्थ्य के खतरे जो है जोखिमों है उनको रोका जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, हाउ कैन हेल्थ रिस्क बी प्रिवेंटेड बाय चेंजेस इन लाइफस्टाइल डिस्कस। तो यहाँ पे हेल्थ प्रिवेंट ऑब्सिटी, यहाँ पे हेल्थली ईटिंग हैबिट्स यहाँ पे बात की गई है। लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, क्यूट जो है स्मोकिंग की बात की गई है। ठीक है, एडुकेट स्लीप यहाँ पे बात की गई है। इंजरी प्रिवेंशन की बात की गई है। लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स है इंग्लिश मीडियम में, आप इसे देख सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 है, सकारात्मक जीवन शैली के घटक आपसे पूछे गए। सकारात्मक जीवन शैली के क्या क्या घटक हैं? तो अच्छा जो है खाना, यानी अच्छा आहार, शारीरिक क्रियाशीलता गतिविधि, यानी यहाँ पे अब बात करें अच्छा आहार के बारे में, तो स्वास्थ्यवर्धक आहार या अच्छा पोषण सकारात्मक जीवन शैली का मुख्य घटक है। ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक आहार के मौलिक तत्व है। शारीरिक क्रियाशीलता गतिविधि, यानी यहाँ पे वर्कआउट एक्सरसाइज की बात हुई है, यह सकारात्मक जीवन शैली का महत्वपूर्ण घटक है। शरीर के वजन को सामान्य बनाए रखने, उसकी शक्ति व लचक को बढ़ाने तथा बनाए रखने के लिए शारीरिक क्रियाशीलता आवश्यक है। तनाव प्रबंधन आगे बात की गई है, तनाव प्रबंधन भी सकारात्मक जीवन शैली का एक घटक है। भावनात्मक से उदरीय वजन तथा हृदय संबंधी बीमारियों से में वृद्धि होती है। तनाव को केवल ध्यान व शिथिलन की तकनीकों के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। समाजीकरण, प्रत्येक व्यक्ति को सहभागियों तथा पड़ोसियों से अच्छे सामाजिक संबंध विकसित करने चाहिए। हमें अपने साथियों से समय समय पर मिलते रहना चाहिए, इससे उनके बीच सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे आंख, कान, नाक, गला, बाल, दांत, जीभ आदि जीभ पर
आदि की सफाई व उचित देखभाल स्वास्थ्य जो है आवश्यक है। पर्याप्त निंद्रा, यहाँ पे वही नींद की बात की गई कि नींद सही से लेना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये है सकारात्मक जीवन शैली के घटक। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं राइट द कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। तो हेल्दी डाइट यहाँ पे बात की गई है, फिजिकल एक्टिविटी की बात की गई है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की गई है, सोशलाइजेशन की बात की गई है, पर्सनल हाइजीन, एडिक्वेट स्लीप यहाँ पे बात की गई है। तो ये यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। ये हो जाएगा आपके 6 पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका 37। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विकास में जो है परामर्शदाता यानी सलाह जो देते हैं उसका क्या योगदान रहता है। तो जो परामर्शदाता का कार्य सभी बच्चों की सहायता करना है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल होते हैं। परामर्शदाता की सहायता व सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि व विकास दर जो है बढ़ जाती है। तो वृद्धि और विकास दर का बढ़ना, एक पॉइंट लिख सकते हैं आप। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम न केवल उनके शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में सकारात्मक बदलाव लाती है। इस प्रकार की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। परामर्शदाता जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उनकी विशिष्टता के अनुसार उसे परामर्श जो है सत्र आयोजित करता है। यानी कई बच्चों में अलग अलग गुण होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कोई ड्राइंग अच्छा बना सकता है, ठीक है, तो कोई जो है राइटिंग किसी की बहुत अच्छी है। तो ये चीजें इसको जो है फिर अलग अलग वर्ग में बांटकर जो है उनके लिए जो है प्रोग्राम जो है आयोजित कर सकता है। परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। विद्यालयों के अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों से परामर्श और सहयोग कर विशेष बच्चों की आवश्यकता के अनुसार वातावरण उपलब्ध कराने में भी परामर्शदाता सहायता करता है। अन्य विद्यालय समाज के अन्य पेशों के विशेषज्ञ जैसे व्यवसायिक चिकित्सक, मनोचिकित्सक, भौतिक चिकित्सक आदि के सहयोग से विशेष बच्चों की सहायता करना। परामर्शदाता विद्यालय में जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी समय समय पर पहचान करता है और उनके लिए विशेष शिक्षा योग्यता का निर्धारण करता है। तो ये आप पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में देखा हमने, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए परामर्शदाता की भूमिका। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे what is the contribution of a counselor in the development of children with special needs। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं the job of the counselor to help all children including children with special need with the help and positive contribution of the counselor the rate of growth and development of these children increases। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। एंड दूसरा तीसरा पॉइंट 5-6 पॉइंट है इसके टोटल। अब कुछ